हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वन शॉट करने वाले हैं जिसमें हम मैथ्स के जितने भी हमने अब तक के चैप्टर पढ़े हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसका एक वन शॉट करने वाले हैं। यानी कि टोटल टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन करेंगे हर एक टॉपिक से। तो समझते हैं हमने कितने मैथ्स में जहां कंपटीशन एग्जाम में या एंट्रेंस एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं वो कहां कहां से आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास परसेंटेज, ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा रेशो मेथड्स, उसके बाद पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद डिस्काउंट, उसके बाद पढ़ा नंबर सिस्टम, उसके बाद पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद पढ़ा सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद वॉल्यूम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ, टैप एंड टैंक यानी कि नल और टंकी, एज, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी, स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, और उसके बाद पढ़ा क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रेन्स। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मैथ्स के जहां से कंपटीशन एग्जाम में या एंट्रेंस एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम मतलब और एंट्रेंस एग्जाम में क्या डिफरेंस है। कंपटीशन एग्जाम जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए होता है, जैसे आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, वो किस में आएगा, कंपटीशन एग्जाम में। एनटीपीसी का हो गया आपके पास, उसके बाद एसआई का हो गया आपके पास सब इंस्पेक्टर, या रेलवे ग्रुप डी का हो गया आपके पास ग्रुप डी। ग्रुप डी के बाद आपका रेलवे में हो गया लोको पायलट का हो गया आपके पास। तो ये जितने भी गवर्नमेंट वो कराती है कंपटीशन एग्जाम जिन पर वैकेंसी निकलती है, वो सारे ऐसे ही एग्जाम है। और मैथ्स में यही सेम टॉपिक रहते हैं आपके, जहां से क्वेश्चन आते हैं। ये कभी वो परसेंटेज से क्वेश्चन दे देता है, रेशो मेथड से दे देता है, प्रॉफिट एंड लॉस से, सिंपल इंटरेस्ट से। आपको हर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा जब आप एग्जाम देंगे कंपटीशन एग्जाम। जैसे आपका आरआरबी एनटीपीसी रेलवे का हो गया, एसआई का हो गया, या आपके पास यूपी कांस्टेबल का हो गया। तो ये जितने भी, एक सेकंड वेट करेंगे। चलिए दोस्तों, हम समझ रहे थे कंपटीशन एग्जाम। तो कंपटीशन एग्जाम क्या होता है आपके, यानी प्रतियोगिता परीक्षा। उसमें क्या क्या आ जाते हैं आपके, आरआरबी एनटीपीसी, ये जो होता है रेलवे कराती है इसको, आरआर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। उसके बाद एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, ग्रुप डी ये भी आपका रेलवे का ही होता है। उसके बाद आता है लोको पायलट का, ये भी आपके पास रेलवे का ही होता है। और यूपी कांस्टेबल का जाता है आपके पास, यूपी कांस्टेबल, ये भी आपका कंपटीशन एग्जाम में ही आता है। तो ये एग्जाम्पल है कंपटीशन एग्जाम के। और जो होते हैं ये हो गया आपके पास। इसके बाद बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की। बीएसएफ का हो जाएगा, वो भी कंपटीशन एग्जाम में ही आएगा आपके पास, जो बीएसएफ का एग्जाम होता है। उसके बाद बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की। एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या होता है आपके पास, जैसे सीयूटी का हो गया आपके पास एग्जाम। सीयूटी के बाद आपका एनडीए का एग्जाम हो गया, ये भी आपका एंट्रेंस एग्जाम में ही आएगा। जेई मेंस का हो गया आपके पास, जेई मेंस, ये भी आपका एंट्रेंस एग्जाम में ही आएगा। और उसके बाद नीट का एग्जाम भी
आपका नीट के बाद आपका कैट का एग्जाम हो गया। ये सारे आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो क्यों बता रहा हूं मैं आपको कंपटीशन एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम में डिफरेंस, क्योंकि इन फ्यूचर आप जब भी एग्जाम देंगे तो आपको यही सेम टॉपिक से क्वेश्चन मिलते हैं मैथ्स में जो होते हैं, सिलेबस चेंज नहीं होता, यही सेम पैटर्न से आपके क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आपके हर साल पीवाई क्यूज यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके बाद हम शुरू करते हैं वन शॉट, जिसमें हम करने वाले हैं इन सभी चैप्टरों का फाइनल रिवीजन, जितना भी हमने अब तक पढ़ा है। तो इसको नोट डाउन करेंगे पहले, उसके बाद वन शॉट शुरू करते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों, अपना वन शॉट है जो शुरू करते हैं आज का वन शॉट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। अभाज्य संख्या क्या होती है आपके पास? मैंने जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो बताया था अभाज्य संख्याएं में होती है जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपके पास 97 यानी कि 97, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो यानी 2 से अधिक फैक्टर हो, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी हो जाएगी आपके पास 11, 2 अंकों की, जिसमें ओनली 2 डिजिट हो, वे संख्या हमको यहाँ पर लेनी है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए, यानी कि हमें जो अभाज्य संख्या है 2 डिजिट की 2, उनके बीच में अंतर बताना है। तो 97 में से 11 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 86 यानी कि 86। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा दोनों संख्याओं के बीच? वो आ जाएगा 86। यह इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से करना था क्वेश्चन। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक हो। हमको नहीं पता वह संख्या कौन सी है, तो हम मान लेंगे वह संख्या x है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, हमने मान ली वह संख्या x है जिसका, किसका? इस संख्या का, x का 1/3 भाग उसके, किसके? x के, जो हमने संख्या मानी है उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। तो यही तो कहना चाह रहा था। तो हमको मैथमेटिकली इसको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसको पढ़कर ही। तो ऐसे प्रेजेंट करेंगे इसको। क्या कह रहा था क्वेश्चन? वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। यानी कि हमने मान ली वह संख्या x है, हमको नहीं पता, जो फाइंड करनी है उसका 1/3 भाग है जो वो इक्वल है उसके 1/5 भाग से 6 अधिक। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे। x/3 इक्वल होगा आपका x/5 प्लस में 6। तो इसको उस साइड ले जाएंगे, x/3 माइनस में x/5, और ये आपका प्लस में 6 चल रहा है। तो यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा? 15, 3 पंजे 15, 5x ये होगा, 5 तिया 15x ये हो जाएगा। इक्वल में क्या चल रहा है आपका? इक्वल में आपका 6 चल रहा है। तो कितना बनेगा? यहां से 5x में से 3x गए तो 2x अपॉन 15, और ये क्या चल रहा है? 6। इसको 15 को इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो 2x इक्वल हो जाएगा 15 छक्की 90, और 90 का आधा कितना होता है? 45।
तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। x का मान होगा वो 45। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 63 माइनस 3 ब्रैकेट -2 -8 -4 डिवाइडेड बाई 3 को 5 ब्रैकेट में 5 प्लस माइनस में 2 -1 और ये ब्रैकेट। तो हम जानते हैं वी बोर्ड मास रूल क्या कहता है। वी बोर्ड मास हमने पढ़ा था जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था। वो वी बोर्ड मास रूल क्या कहता है, वेनिक्यूलम बार और ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। कैसा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ये हो जाएगा आपके पास 63 माइनस में 3 ये है, और ये इनको जोड़ देंगे क्योंकि ये तो हो गया आपके पास स्मॉल ब्रैकेट। ये आपके पास ये वाला ब्रैकेट है, ये आपके पास बिग ब्रैकेट है। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 8 - 2 ये हो जाएगा माइनस के 14 आपके पास डिवाइडेड बाई 3 ऑफ, इसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को। 5 को ये है प्लस इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 माइनस का 1 प्लस के 2 हो जाएगा आपके पास। उसके बाद 63 माइनस में ये आपका 3 चल रहा है, ये 14 चल रहा है डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 5 और 2 ये हो जाएगा आपके पास 7। अब वी बोर्ड मास में ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 63 माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस में ये हो जाएगा 14 दिया 42 प्लस के। उसके बाद डिवाइड 3 ऑफ का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, मल्टीप्लाई 7। तो पहले हम डिवाइड करते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। 63 ये हो जाएगा माइनस के 42 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा 7। जब इसको 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 63 माइनस 3 कम 3 और 3 चौक 12, 3 चौक 12 और मल्टीप्लाई 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 सत्ते कितने होते हैं, 7 चौक 28, 2 हासिल 7 कम 7 8 9 98। तो कितना बचेगा ये आपके पास 7 70 80 90 28 28 और 7 आपके पास 35 बच रहा है। कितना बच रहा है 35। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था आपको। आई हो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इसको वापस समझते हैं। जब आप वी बोर्ड मास रूल लगाएंगे तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद ही डिवाइड करेंगे। 7 या 21 63 माइनस, अब डिवाइड करेंगे 21 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा 2 बार। 21 दूनी 42 होता है, 63 में से 2 घटा देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 61। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से सोल्व करना था क्वेश्चन। चलिए दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जो चीज गिवन है हमको 9, 8, 10 और 12, पहले इन सब के फैक्टर कर लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? 9 को 3 मल्टीप्लाई 3, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 5, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? इन सब का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपके पास 360। लेकिन क्या कह रहा है हमें? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है। तो इसके एलसीएम में हम 3 ऐड कर देंगे, हमको वह संख्या मिल जाएगी। वह संख्या क्या होगी? 363। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से करना था क्वेश्चन सोल्व। आई हो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नोट डाउन कर लेंगे इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:7 और उनका एलसीएम 5600 है। उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमको उनका एचसीएफ दिया हुआ है और रेशो दिया हुआ है संख्या का 4:5:7। तो रेशो का चिन्ह हटा के इसको मान लेंगे 4x, इसको मान लेंगे 5x, इसको मान लेंगे 7x। एचसीएफ क्या होता है? जो हमारा सब में कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन सब में क्या है? x है फिलहाल। तो हमको इनका पहले वो निकालना पड़ेगा एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, 5, 7 का एलसीएम आ जाएगा 140x, जो कि हमको क्वेश्चन में इसका एलसीएम दिया हुआ है 140x, और इसका एलसीएम कितना है? 5600। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो x का मान आपके पास कितना आ जाएगा? इसको 14 से डिवाइड करेंगे जब, 14 चौका 56 और ये 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 40। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। यो आपको क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2400 के 12% में क्या जोड़े की योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए? तो हमको नहीं पता क्या जोड़े, तो हम x मान लेंगे वह संख्या। 2400 के 12%, तो इसको 12/100 लिखेंगे। क्या जोड़े नहीं पता, x मान लो। x जोड़ दिया हमने, तो संख्या कितनी हो गई? 5400 के 18% के इक्वल। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 12 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बचेगा, बनेगा 288, और ये x है आपका। और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 18 और 54 की मल्टीप्लाई करेंगे 972, ये हो जाएगा आपके पास। x बराबर 972 में से आप माइनस कर देंगे 288। 972 में से जब 288 घटा देंगे 484, 684 आपके पास फाइनल आंसर बनेगा। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? जो हमने x मांगी थी वह संख्या हो जाएगी 684। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अंजलि ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 20 रुपए ज्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमसे उसका कॉस्ट प्राइस पूछा है। मान लो कॉस्ट प्राइस शुरू में था 10% लाभ पर बेची। पहले उसका कॉस्ट प्राइस 100 था,
और सेलिंग प्राइस उसने कितने में बेची है, 10% के लाभ पर, यानी 110 में बेच दी। यदि इसे 20 रुपये ज़्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ होता है। यानी अगर इसका कॉस्ट प्राइस तो सेम ही 100 रुपये हो और इसे 115 रुपये में बेचा जाए तो 20 रुपये का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल लेंगे, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसको मान लेंगे ऐसे रेशो में, इसको 100x, इसको 115x। इसको 100x, इसको 110x। तो कितना डिफरेंस आएगा यहाँ से, 5 का, 5x का, जो इक्वल होगा 20 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसे। ये सेलिंग प्राइस है आपका। तो कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ से 4, और हमसे उसका कॉस्ट प्राइस हमको बताना है। तो कॉस्ट प्राइस जो उसका क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 100, x को x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 100 को x की वैल्यू कितनी आई है, 4। तो कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस हमारे पास, फाइनल 400। इस तरह क्वेश्चन करना था सोल्व, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, प्रतिशत लाभ या हानि होगा। हमको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है ये बताना है क्वेश्चन में। तो एक तरफ तो लिख लेंगे रुपए और एक तरफ उसकी संख्या। क्या कह रहा है, 10 रुपये में कितने की दर से, 6 की दर से, और फिर 6 रुपये की दर से कितने, 4 की दर से बेच दिए। तो ये होगा उसका कॉस्ट प्राइस, ये होगा उसका सेलिंग प्राइस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम इनकी संख्या को इक्वल करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से। तो जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो हो जाएगा हमारे पास, ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 10 को, इसको ये हो जाएगा 20 आपके पास, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 6 तिया 18 और 4 तिया 12। तो यहाँ आप देख सकते हैं 20 में से 18 कितने का उसने खरीदी 20 में और बेची कितनी, 18 रुपये में। तो उसे क्या हुआ, -2 का उसे लॉस हो गया, कितने पर, 20 पर, जो उसका कॉस्ट प्राइस था। और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए। तो कितना आ जाएगा, इसको काट देंगे 10 से, तो ये आ जाएगा आपके पास। माइनस का मतलब यहाँ हानि से है, 10% का उसे क्या होगा, लॉस होगा, यानी हानि हो जाएगी उसे कितने परसेंट की, 10% की। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था, ये वो आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे मतलब छूट पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपये का कम लाभ होता है। कमीज का अंकित मूल्य कितना है, तो हमसे उसका मार्केट प्राइस पूछा है, यानी एमपी, और हमें इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। क्या, अब मान लो पहले उसका अंकित मूल्य जो था मार्केट प्राइस वो 100x था, लेकिन अब उसने क्या किया, उस पर 7% की छूट दे दी, हमें डिस्काउंट दे दिया 7 का, 100 पर 7 का डिस्काउंट निकालेंगे, मतलब उसने 93 में ही वो कमीज उसे दे दी। जो पहले 100x की थी वो 93x की हो गई। क्या कह रहा है आप क्वेश्चन, और यदि उसने उसे कमीज पर 9%
बट्टे पर दिया होता, मान लो 100x था उसका मार्केट प्राइस, लेकिन अब क्या उसने उसे 91x पे ही दे दिया, यानी 9% का उसका छूट कर दी उस पर 9% की, तो उसे 15 रुपये का कम लाभ होता है। मतलब जो उसका सेलिंग प्राइस होगा उनका डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ से 2x, इसमें से घटाएंगे, और सेलिंग प्राइस कितना है इसका 15 रुपये, 15 रुपये। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी आपके पास 2x था ये, इसको डिवाइड कर देंगे तो 7.5 आ जाएगी 7.5, और हमसे इसका एमपी पूछा है यानी मार्केट प्राइस पूछा है, जो हमने कितना मानना था, वो मानना था हमने 100x, और यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल उसका मार्केट प्राइस आएगा वो कितना आएगा 750 रुपये, यानी कितने रुपये आ गया, जो उसका मार्केट प्राइस है 750 रुपये। इसको नोट डाउन कर लेंगे, इस तरह से क्वेश्चन करना था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल है। 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे। हमको साइंस की एक बुक दी है जो डिवाइड है 2 पार्ट्स में, एक उसमें पार्ट है फिजिक्स का, एक जूलॉजी का यानी जैविक विज्ञान का। उसका रेशो कितना दिया हुआ है हमको 5:4, तो इसको रेशो का चिन्ह हटाएंगे, इसको 4x, इसको 5x, इसको 4x, को 2 खंड शामिल है। 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे, तो इनको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 9x, जो इक्वल होगा आपके 540 के। 540 पृष्ठ बनानी है, हमें बनानी है एक किताब 540 पृष्ठों की। इसको काटेंगे, 9 छक्की कितना होता है 54, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60, और हमसे जूलॉजी के पूछा है यानी 4x, यहाँ पर x का मान पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास, कितने पेज लेने पड़ेंगे आपको 240, आपको जैविक विज्ञान के पेज लेने पड़ेंगे, कितनी संख्या आ जाएगी 240 जूलॉजी के पेज होगी। ये इसका फाइनल आंसर होगा, इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबा और जस्ते का अनुपात 21:16 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24। मिश्र धातु में तांबा और निकिल का अनुपात क्या होगा। एक साइड है हमारे पास कॉपर, जिंक, कॉपर, निकिल और जिंक का अनुपात। कॉपर, जिंक एंड निकिल का अनुपात वो कितना दिया हुआ हमें, जर्मन और सिल्वर का अनुपात 21:16 रेशो में, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात कितना है, निकिल का है आपके पास 7:24। तो तांबे और निकिल का बताना है हमको। यहाँ पर जो साइड में होता है वो यहाँ पर आ जाता है, और इसकी साइड में आ जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जब आप, तो कितना बनेगा ये 504 रेशो 384 रेशो
112, इसको काट लेंगे तो कितना बनेगा है आपके पास 63, 68 रेशो 14। ये आ जाएगा आपके पास इसका फाइनल आंसर। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपये और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपये निवेश किया, लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा? एक साइड है आपके पास सुरभि और उर्वा, इसने 6,000 रुपये 5 महीने के लिए 6,000 रुपये निवेश किए, और जबकि उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपये निवेश किए। तो 3 जीरो से तो 3 जीरो खत्म, और 6 पंजे 30 रेशो 6 पंजे 30, इस 30 से ये 30 भी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना रेशो आएगा दोनों के प्रॉफिट का यानी लाभ का? 1:1। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 12 आदमी किसी दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? यानी हमको 5 दीवार बनाने के लिए कितने मैन की नीड होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इस केस में क्या करेंगे, आप एक फॉर्मूला लगाएंगे MDH/1, यहाँ 1 कर देंगे, यहाँ 1 कर देंगे। इसी तरह से M2D2H2/W2। क्या 12 आदमी 12 मैन किसी दीवार को कितने दिन में? 24.5। इससे 1 जीरो हटा देंगे, नीचे 10 हो जाएगा। कितने आदमी हमें M2 फाइंड करने हैं 49 दिन में, और वर्क कितना करना है? 5 दीवारें बनवानी है हमें। तो इसको काट देंगे, 2 छक्की 12, 2 पंजे 10, इस 5 से ये 5 कैंसल। यहाँ से कितना बनेगा? 6 × 245 M2 49। तो M2 यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास? 6/245/49। 7×21 हो जाएगा ये, अगर इसको 7 से काटे। और कितना बचेगा? 3, हाँ कट रहा है पूरा। 7×21, 3 बच गए, 7 पंजे 35, 7 और 7 49। 7 से इसको काट दो वापस, 7 पंजे 35। तो कितने आदमी की नीड होगी हमें? 30 आदमियों की जरूरत होगी हमें ऐसी 5 दीवार बनवाने के लिए। कितनी आई मैन की संख्या? 30 मैन की नीड होगी हमें ऐसी दीवार बनाने के लिए। यह इसका फाइनल आंसर होगा। नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर कोई निश्चित धनराशि है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू है आपके पास 5% की दर से 6 वर्ष में तथा 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याजों का अनुपात होगा। हमको SI यानी सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात बताना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू रेट एंड टाइम अपॉन 100। हमें इनका रेशो बताना है। तो 2 केस दिए हुए हैं हमारे पास, PR1 P1 अपॉन 100 और PR2 T2 अपॉन 100। इसको P2 मान लेंगे, इसको P1 मान लेंगे। P1 R1 कितना है? 5% की दर से 5%। T 6 वर्ष के लिए T1 अपॉन 100 और P2 तो निकालना है हमको, इसका तो रेशो निकालना ही है।
R2 कितना है 8%, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। ये 100, इस 100 से तो ये 100 कैंसल, 3 से 3 दूनी 6, और इसको 2 से इसको काटेंगे 4 से, 2 चौक 8। तो P/P2 जो निश्चित धनराशि है उनका वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5/4, यानी 5/4 इनका अनुपात आ जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना था, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि, मान लो आपके पास कोई है P प्रिंसिपल वैल्यू, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 230 रुपये हो जाती है। मूलधन रुपए में ज्ञात कीजिए। हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है किस करेंसी में, हमको बतानी है रुपए की करेंसी में। हम जानते हैं SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और हम जानते हैं अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस आपका SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां से पहले SI की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कोई निश्चित धनराशि है, मान लो प्रिंसिपल वैल्यू P ही है हमारे पास, क्या कह रहा है 5% वार्षिक, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में, टाइम कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, अपॉन 100, 230 हो जाती है। यानी ये हमको अमाउंट दिया हुआ है उसका 230 रुपये हो जाती है। P हमको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू, SI की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे, P इंटू में 5 दिया 15 अपॉन 100, 230, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 100P प्लस में 15P अपॉन 100, तो 230 इक्वल 115P अपॉन 100। 115 दूरी कितना हो जाएगा 230, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 200 रुपये। ये 100 उधर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा 200 रुपये, इसका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर होगा, नोट डाउन कर लेंगे इसको भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600 हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है आपके पास, आपको कैसे करना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, यानी 3 इयर्स में हो जाती है वो 4800 रुपये, और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 5600 रुपये। तो हमको वह राशि बतानी है, वह राशि निकालने, मान ली वह राशि P है हमने, वो कितनी हो जाएगी, आपको कैसे करना है, 3 को, ये जो इसका रुपए दे रखे हैं 48 को, इसको 3 वर्ष दे रखे हैं, इसको 48 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इसके बाद क्या करना है, हमको इनका डिफरेंस लेना है, -5 और ये 5600, उनके बाद इसके बाद हमें इनके वर्षों का डिफरेंस लेना है, उससे डिवाइड करना है, 5 में से 3 घटा देंगे तो 2, तो वह राशि कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास 24,000 माइनस 16,800 डिवाइड 2, जब आप इसको घटाएंगे तो ये आपके पास 7200/2, और जो फाइनल वो आ जाएगी वह राशि 3600 रुपये आ जाएगी आपके पास। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, यही इसका फाइनल आंसर होगा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष हो तो किरण की वर्तमान आयु क्या है। हमें किरण की प्रेजेंट एज पूछी है क्वेश्चन में, और क्या गिवन है क्वेश्चन में वो देखते हैं। एक साइड है हमारे पास कमल रेशो किरण का अनुपात कितना है 4:5। इसको रेशो का चिन्ह हटाएंगे, इसको 4x मान लेंगे, इसको 5x मान लेंगे। क्या कह रहा है 6 वर्ष बाद कमल 4x, इसमें 6 वर्ष और ऐड कर देंगे 6 साल, तो कितने का हो जाएगा वो 30 का। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 30 में से 6 इधर आगे माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 24, और जब इसको काटेंगे ये आ जाएगा x का मान 6, क्योंकि 4 छक्की 24, तो x का मान आ गया 6। और हमसे किरण की वर्तमान आयु पूछी है। किरण की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी है 5x, और x का मान यहां पर पुट कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 30 वर्ष। आज किरण कितने वर्ष का होगा 30 वर्ष का, यानी 30 साल का आज किरण की एज आ जाएगी आपके पास। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह क्वेश्चन करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी। कमल की वर्तमान आयु क्या है। एक साइड है हमारे पास सुनील और एक साइड है कमल। उनकी क्या कह रहा है 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष पहले, कब की बात कर रहा है 2 वर्ष पहले की। दो वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी। मान लो कमल की आज 1 साल थी, 2 वर्ष पहले 1 साल थी, तो तब सुनील की कितनी थी 4 थी। लेकिन 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से 2 गुनी हो जाएगी। 6 वर्ष बाद इसकी हो जाएगी 6 वर्ष बाद, और इसकी कितनी हो जाएगी जब 2। तो हमसे कमल की वर्तमान आयु पूछी है। कमल की वर्तमान आयु वो कैसे निकाल लेंगे, x बराबर 1/2। जब इसकी 1 थी इसकी 4 थी, तो 6 वर्ष बाद इसमें 2 और ऐड कर देंगे, इसकी कितनी हो जाएगी 8। 2 से इसको काट देंगे, 2 चौक 8, और इसमें 2 और जोड़ देंगे 4 + 2, तो कितनी आ जाएगी x की बात 6 वर्ष। ये कमल की वर्तमान आयु होगी। यह इसका फाइनल आंसर होगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। आई हो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु क्रम से 11:9 होगी। सतीश की वर्तमान आयु, एक साइड है हमारे पास साई रेशो सतीश का अनुपात, और कितना है वो 5:4। तो रेशो का चिन्ह हटाएंगे पहले, तो इसको 5x मान लेंगे, इसको 4x। 3 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 11x। 11:9 है ना, और ये 9x। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में
तो ये हो जाएगा ये 44x और ये 45x। और इनमें डिफरेंस देखेंगे कितना है। ऐसे करेंगे, पहले तो इनमें डिफरेंस देखेंगे कितने का है। 6 का, 5 और उसमें 11 में 6 का, तो x का मान यहाँ से 6 आ जाएगा। और हमसे सतीश की वर्तमान आयु पूछी है। एक सेकंड वेट करेंगे। तो ये तो 3 वर्ष बाद की आयु आई है उसकी, लेकिन हमको उसकी वर्तमान आयु बतानी है। तो हमने कितनी मानी हुई है वो सतीश की 4x। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, 4 में 6 ऐड करेंगे तो वर्तमान आयु कितनी आएगी उसकी 24 वर्ष। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी कक्षा में 14 छात्रों का औसत वजन 20 केजी है। यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है। तो कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या दिया हुआ है, कुल वजन कितना है हमारे पास, कुल वजन यहाँ से टोटल वेट निकाल लेंगे हम। कितने छात्र हैं हमारे पास, 14 छात्र हैं जिनका औसत वजन कितना है 20। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 280 केजी। ये आया है टोटल कक्षा में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका वजन सबका। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक छात्र कक्षा में छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है। तो कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। तो जब कक्षा छोड़ दी उसने, छोड़ने वाले छात्र का वजन वो कैसे निकाल लेंगे। अब हमारे पास एक छात्र ने कक्षा छोड़ दी, तो हमारे पास 14 छात्र थे, अब कितने बचे 13, और टोटल वजन 20 केजी था। लेकिन अब कितना रह जाएगा, क्योंकि 2 केजी कम हो जाता है जब एक कक्षा छोड़ देता है छात्र। तो ये हो जाएगा आपके पास 234 केजी। तो 280 में से 234 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 46 केजी आ जाएगा। जो छात्र ने कक्षा छोड़ी है उसका वजन कितना आ जाएगा 46 केजी। ये इसका फाइनल आंसर होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 28 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजा में से एक की लंबाई 72 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये होता है हमारे पास समलंब चतुर्भुज, जिसमें 2 भुजा होती है और हाइट होती है आपके पास, और ये कोण होता है आपका, एंगल होता है 90 डिग्री का। तो हमें इसका एरिया दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 a + b इंटू में h, उसकी हाइट। ये होता है समलंब चतुर्भुज का एरिया। कितना गिवन है हमको 792, ये गिवन है 1/2 a कितना है, एक भुजा हमको दी हुई है इसकी 72 सेंटीमीटर, और दूसरी हमको मतलब b हमको फाइंड करनी है, और हाइट कितनी दी हुई है हमको 28 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, इसको काटेंगे, ये कटेगा 14 बार।
ये इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर ले आएंगे 700, ये हो जाएगा 792 डिवाइडेड बाई 14, और ये इधर ये चल रहा है 72 प्लस 20, इसको काटेंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा 128, 128 में से माइनस कर देंगे 72, तो कितना बचेगा आपके पास, ये दूसरी भुजा की लंबाई कितनी आएगी आपके पास, वो आ जाएगी 56 सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसको समझते हैं कैसे किया। हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें दो भुजाएं होती है आपकी और एक हाइट होती है। हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो है 1/2 मल्टीप्लाई 1 + b मल्टीप्लाई h, यानी कि हाइट। वो उसकी वैल्यू हमको एरिया की गिवन है, कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी मतलब जो हाइट है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर। यदि समांतर भुजा में से एक भुजा की लंबाई भी हमको दे दी, मतलब ए बी में से एक की दे दी हमको लंबाई कितनी, 72 सेंटीमीटर, दूसरे की हमको फाइंड करनी थी, तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, इनको इधर उधर किया, तो हमारे पास जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई फाइनल, 56 सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं वापिस। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 25 सेंटीमीटर कम है तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमको लंबाई और चौड़ाई का रेशो दिया हुआ है कितना, 6:5। रेशो का चिन्ह हटाएंगे, इसको मान लेंगे 6x, इसको मान लेंगे 5x। कितने का डिफरेंस है इन दोनों में, x का, जो किसके इक्वल हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर कम है, तो x का मान यहाँ से मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। हमें मैदान का परिमाप बताना है, परिमाप को p से प्रेजेंट करेंगे, वो होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दो लंबाई कितनी है हमारे पास, 6x प्लस में 5x, ये हो जाएगा 2 × 11x, ये हो जाएगा 22x। x की वैल्यू पुट करेंगे वो कितनी है हमारे पास 25, तो 22 × 25 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 550 मीटर। इसका परिमाप आ जाएगा, जो फाइनल आंसर होगा वो आ जाएगा 550। कैसे किया वापस समझते हैं। हमको दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई का रेशो 6:5। यदि चौड़ाई लंबाई से 25 सेंटीमीटर कम है तो ये हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितने का है, 1, सिर्फ x का ही तो डिफरेंस है। और परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फाइनल परिमाप कितना आ जाएगा 550 मीटर। ये इसका फाइनल आंसर होगा, इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप होगा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है हमारे पास, वर्ग का विकर्ण वो इक्वल होता है a√2 के, जो कि हमको कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20√2। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 × में भुजा, 4 गुना भुजा। भुजा कितनी आई है हमारे पास, वो आई है हमारे पास 20/में √2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 80√2। रूट हटाने के लिए इसको भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बनेगा ये 80√2 अपॉन ये हो जाएगा 2। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, वर्ग का परिमाप फाइनल आएगा हमारे पास 40√2 सेंटीमीटर, इतना आ जाएगा इसका परिमाप फाइनल आंसर। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1372 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी विमाएं 4:2:1 के अनुपात में है। लंबाई ज्ञात करें। हमको इसकी लंबाई फाइंड करनी है। तो क्यूबॉइड का जो होता है यानी घनाभ का सरफेस एरिया कितना होता है, वो होता है 2 इंटू में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यही तो होता है। वो कितना गिवन है हमको, वो गिवन है 1372। 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 686 और इस पर लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसको समीकरण नंबर 1 ले लेंगे यानी इक्वेशन फर्स्ट बनेगी आपकी यहाँ से। और क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन में, हमें इनकी विमाएं दी हुई है। वो कितनी दी हुई है, विमाएं घनाभ की क्यूबॉइड की विमाएं वो है 4:2:1। तो रेशो का चिन्ह हटाएंगे, इसको 4x, इसको 2x, इसको 1x। ये आपकी L है, ये B है, ये H है। तो इसमें पुट कर देंगे अब इनको इक्वेशन फर्स्ट में। 686 इक्वल लंबाई कितनी है 4x, चौड़ाई 2x प्लस 2x चौड़ाई है, h कितनी है 1x प्लस h कितनी है 1x, l कितनी है 4x। क्या बनेगा यहाँ से 686, 4 दूनी 8x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर। 686 ये कितना बन रहा है 8 2 10 और 4 14x स्क्वायर। 14 से इसको काटेंगे ये कितना आएगा 49। तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पर वर्गमूल लग जाएगा इधर आकर, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। हमको क्या बताना है, लंबाई फाइंड करनी है। तो लंबाई हमने कितनी माननी हुई है 4x और x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 4 × 7। तो लंबाई कितनी आ जाएगी इस घनाभ की 28 सेंटीमीटर। इस क्यूबॉइड की लंबाई आ जाएगी यानी लेंथ आ जाएगी आपके पास। यह इसका फाइनल आंसर होगा। इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवर्तीय बेलन में वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 5:9 है। बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमको जो आपका सिलेंडर होता है यानी कि बेलन होती है उसकी हाइट और उसकी रेडियस में यानी कि त्रिज्या में उसका अनुपात निकालना है। तो क्या गिवन है हमको, बेलन का वर्ग पृष्ठ क्या होता है सिलेंडर का 2πr/h और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू में h प्लस r, यही तो होता है। इसका रेशो हमको कितना दिया हुआ है 5:9। आप देख सकते हैं यहाँ से 2πr से ये पूरा 2πr खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा h प्लस r, ये होगा 5/9। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर, ये हो जाएगा 9h प्लस में 5h प्लस में 5r। इसको 9h - 5h इक्वल होगा 5r के। 9 में से 4 घटा देंगे 4h प्लस 5r। हमको उसकी हाइट
और रेडियस में अनुपात निकालना है, तो ये होगा 4:5:4। तो कितना आ जाएगा हाइट और रेडियस का रेशो, वो आएगा 5:4। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। कैसे किया वापिस समझते हैं एक बार। एक लंबवर्तीय बेलन को इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर, उसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया का अनुपात रेशो कितना दिया हुआ है 5:9। बेलन की हाइट और बेलन की रेडियस यानी सिलेंडर की हाइट एंड सिलेंडर की रेडियस का हमको रेशो बताना है, कितना होगा फाइंड करके। हम जानते हैं वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर का क्या होता है 2πr × h+r, जो इक्वल होगा आपके 5:9 के, जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हम इसका हाइट और रेडियस का रेशो निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 5:4। ये इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि x - 1/x = 3 तो x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है हमें क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे, इसका हल शुरू कर रहा हूं मैं। यहाँ से इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, x के नीचे अलग से x डिवाइड दे देंगे, -1 के नीचे x अलग से डिवाइड देंगे, तो कितना होगा ये 3। x से x कटेगा 1 - x², ये कितना होगा 3। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे एक बार। हमको x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको भी सेपरेट करेंगे। कैसे, x² के नीचे अलग से x² डिवाइड देंगे और 1/x² के नीचे अलग से डिवाइड देंगे, तो क्या बनेगा ये, इससे ये कट जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस में 1/x²। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को वो देखते हैं। हम यहां से इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि कितनी होगी हमारे पास, ये 1 है, ये -3 इधर माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस का x जो है आपके पास प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -2x। उसको यहाँ पर पुट करेंगे। जब आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको 1/2 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा -2 का। तो कितना बनेगा ये आपके पास, 1 + 1/2 का क्या होता है 4। तो कितना बनेगा, 4×4 और 1 5, 5/4 इसका फाइनल आंसर होगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.17 + 9.12 का होल स्क्वायर प्लस 3.17 - 9.12 का होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में है आपका अपॉन 3.17 × 3.17 प्लस 9.12 प्लस मल्टीप्लाई 9.12 की हमको टोटल वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे a बराबर 3.17। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप पहले। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे, a को मान लेंगे 3.17 और b को मान लेंगे 9.12। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या बनेगा,
ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है आपका, प्लस में ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, अपॉन में ए मल्टीप्लाई बी प्लस ये ए मल्टीप्लाई ए बनेगा, प्लस में ये बी मल्टीप्लाई बी बनेगा आपका। तो ये हो जाएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे, यानी इसको खोलेंगे, जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab और अपॉन कितना होगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से माइनस 2ab कट जाएगा और ये कितना बनेगा 2, एक टर्म्स ये रही पूरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, एक टर्म्स ये रही, तो कितनी टर्म्स हो गई आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आपके पास 2 टर्म्स हो गई, अपॉन में क्या चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे इसको काट देंगे तो फाइनली इसका आंसर सिंपल क्या बनेगा 2, इसका सिंपल सा आंसर होगा इसका 2 पूरे का। हमको देखने में लग रहा था इतना बड़ा क्वेश्चन है, अजीब सा ही पैटर्न में दे रखा है, क्या आंसर होगा। हमने सिंपलीफाई किया, कितना आया फाइनल आंसर 2 आया सिंपल में। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप पर ट्रिग्नोमेट्री से आ गया। इसको कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल है 4 के, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, हमको ये फाइंड करके बताना है। तो एक फॉर्मूला है सेक थीटा में और टेन थीटा में क्या संबंध होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और माइनस में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की 4, और इसकी हमसे पूछी है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वो इक्वल हो जाएगा 1 के। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना बनेगा 1/4, और जब इसको डिवाइड देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल होगा आपका 0.25 के। ये इसका फाइनल आंसर होगा। कैसे किया क्वेश्चन, हम जानते हैं 1 प्लस टेन एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है, आपने 12th में भी और 10th में भी काफ़ी जगह पर यूज लिया होगा। तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा ये इधर माइनस का हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल होगा आपके 1 के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। और हम जानते हैं ये वर्गांतर का बन जाएगा, जिसको हम एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी घटा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं वर्गांतर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी ऐड करते हैं मल्टीप्लाई ए माइनस बी एक बार घटा देते हैं, तो वही फॉर्मूला बना यहाँ पर। लेकिन ये किस में बना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको एक बार ऐड करेंगे, इसको एक बार घटा देंगे, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के। और ये वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल है 4 के। तो यहाँ पर 4 पुट कर दिया और इसकी हमको फाइंड करके बतानी थी, जो कितनी आई है 0.25। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि साइन ए प्लस बी इक्वल है √3/2 और कोस ए माइनस बी इक्वल है √3/2, तो ए और बी का संभावित मान क्या ज्ञात कीजिए। क्या गिवन है हमको क्वेश्चन में, साइन ए प्लस बी जो इक्वल है √3/2 के। तो यहाँ से ए प्लस बी कितना आ जाएगा, साइन
ए प्लस बी, ये वैल्यू किसकी होती है? ये वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की। साइन से साइन कैंसल, 1 प्लस बी कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। और नेक्स्ट क्या है? कोस ए माइनस बी, वो किसके इक्वल है? √3/2 कोस ए माइनस बी, ये वैल्यू किसकी होती है? कोस 30 डिग्री की। कोस से कोस खत्म, ए माइनस बी कितना आ गया? 30 डिग्री, इक्वेशन सेकंड। अब नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से इनको ऐड कर देंगे। ए प्लस बी जोड़ने पर ऐसे लिखेंगे, जोड़ने पर क्या होगा? जब इनको आप जोड़ेंगे किस किस को? ए प्लस बी 60 डिग्री, ए माइनस बी 30 डिग्री, जोड़ने पर क्या होगा? इससे ये कटेगा, 2a इक्वल आएगा आपका 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? a की वैल्यू आएगी आपके पास 45 डिग्री। इसको कहीं पर भी पुट कर दे, मान लो मैंने पहले में पुट कर दिया, a प्लस बी इक्वल किसकी है? 60 डिग्री है। तो a की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 45 डिग्री, b की हमको फाइंड करनी है 60 डिग्री। तो b की कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो a और b के संभावित मान क्या क्या है? a बराबर आया आपका 45 डिग्री, b बराबर आया आपका 15 डिग्री। यही संभावित मान हमको क्वेश्चन में फाइंड करने थे, ये इसका फाइनल आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार वापस समझ लेते हैं। यदि साइन ए प्लस बी हमको दिया था √2/2 और कोस ए माइनस बी इक्वल है √3/2 के, तो हम जानते हैं वैल्यू साइन में किसकी होती है? साइन 60 डिग्री की। साइन से साइन कट गया आपका, यहाँ से आपकी ए प्लस बी इक्वेशन आ गई 60 डिग्री की, इक्वेशन फर्स्ट। और कोस ए माइनस बी इक्वल होता है √3/2 के। तो कोस ये वैल्यू किसकी होती है? कोस में कोस 30 डिग्री, कोस से कोस कटा, ए माइनस बी इक्वल आ गया आपका 30 डिग्री के। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इनका एडिशन करेंगे तो ये प्लस का है माइनस का है कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 2a इक्वल 90 डिग्री के, यहाँ से a की वैल्यू इसे डिवाइड करेंगे 2 से 45 डिग्री और इसमें इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो a और b के संभावित मान कितने आ जाएंगे? 45 डिग्री और 15 डिग्री। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दी गई आकृति में ए और बी एक सीधी रेखा है, यह आपका ए ओ बी है। एंगल ए ओ सी 67 और एंगल बी ओ सी समद्विभाजक है, ओ डी समद्विभाजक ओ डी है। एंगल बी ओ डी का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या दिया हुआ है? एंगल बी और डी में ऐसे लिखेंगे, ये कितना है? एक भुजा हमको 67 दी हुई है, दूसरी x डिग्री, तीसरी भी x डिग्री। हम जानते हैं त्रिभुज की तीनों कोणों का योग जब में सरल रेखा में होती है तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ये बात हम सभी जानते हैं। यहाँ से 2x ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री में से 67 डिग्री घटा देंगे तो कितना आएगा? x बराबर 113 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 56.5 डिग्री। यही इसका फाइनल आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6y प्लस
70 डिग्री और 3y प्लस 47 डिग्री समपूरक कोण है तो y का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं समपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। जिन कोणों का एडिशन, जिन दो कोणों का एडिशन 180 डिग्री हो वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं समपूरक कोण की कैटेगरी में। जब हमने कोण वाला चैप्टर पढ़ा था यानी एंगल पढ़ाए थे, जब हमने ये बात बताई होगी आपको, 6y प्लस 70 डिग्री प्लस 3y प्लस 47 डिग्री, ये आपको कोई दो एंगल दिए हुए हैं जिनका एडिशन कितना होता है 180 डिग्री। ये बात हम सभी जानते हैं। 6y 3y को जोड़ देंगे तो 9y ये हो जाएगा आपके पास। 180 डिग्री में से घटा देंगे 70 और 40 कितने हो गए आपके पास, 110 और 17 117 डिग्री ये हो गया आपके पास। 9y 180 डिग्री में से 117 डिग्री घटा देंगे तो कितना बचेगा, 63 डिग्री। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 9 सत्ते 63। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 7 आ जाएगी। यही इसका फाइनल आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं वो देखते हैं। दिए गए निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका है। क्या आंकड़े दिए हुए हैं हमको, 7, 21, 2, 17, 3, 13, 4, 9, 7, 9। तो हमको पहले इन्हें किस में व्यवस्थित करना पड़ेगा, हम इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम बढ़ता हुआ। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 3 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद है आपके पास 2, 7 है आपके पास, 2 ही 9 है, 2 9 है आपके पास। उसके बाद 13 है, 14 है और 21 है, 17 है और 21 है। तो हमें इनकी माध्यिका निकालनी है। इधर से ये कैंसिल किया, इससे ये और ये 7 भी 2 हो चुके हैं आपके, एक ये रहा। इधर से एक ये और एक ये और इससे एक ये। तो फाइनल जो आपकी माध्यिका होगी वो कितनी आ जाएगी, 7। ये इसका फाइनल आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बंटन का बहुलक 27 और उसकी माध्यिका 35 है तो बंटन का माध्य होगा है। तो हम जानते हैं बहुलक इक्वल होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। बहुलक कितना दिया हुआ है, 27 और माध्यिका कितनी दी हुई है, 35 -2 माध्य। तो ये हो जाएगा आपका 27, ये उधर जाएगा 105 माइनस के 2 माध्य। जब आप 127 में से 105 घटाएंगे तो माइनस के 78 बचेगा आपके पास 2 माध्य। और ये यहाँ पर माइनस है, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो जो माध्य है आपका वो इक्वल आ जाएगा 78 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा उसका माध्य, 39। ये इसका फाइनल आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर कुछ ये वैल्यू दी हुई है जिसकी मदद से आप इनका माध्य निकाल लेंगे। तो माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला है आपके पास? माध्य जिसको प्रेजेंट करते हैं ऐसे x के ऊपर बार बना देते हैं, उसका फॉर्मूला है, जब भी आपको कोई टेबल दे दी जाए इस प्रकार की, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये माध्य निकालने का फॉर्मूला है। तो यहां पर आपको एक्स आई दिया हुआ है और एफ आई दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इनको ऐड करेंगे 17, 28, 32, 24, 19। जब आप इनको ऐड करेंगे इनका एडिशन बनेगा 120 और इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो बनेगा आपके पास 6000 इन सब का। इनको मल्टीप्लाई किया जैसे 10 को 17 से किया तो 170, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 6000। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, इसका माध्य कितना आ जाएगा x बार इक्वल सिग्मा एफ आई, मतलब इन सब का एडिशन। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, ऐड करना या योगफल। हिंदी में कहते हैं इन सब का टोटल यानी योगफल। वो कितना है 6000 और ये कितना है 120, 12 पंजे 60। तो इनका माध्य कितना आ गया आपके पास फाइनल 50। इसको नोट डाउन कर लेंगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहा है? किस चीज का जिक्र हुआ है? हमसे टाइम पूछा है कितने समय में, यानी कि हमसे टाइम की वैल्यू पूछी है। तो सापेक्ष चाल क्या होती है? सापेक्ष चाल जब कहे कि विपरीत दिशा में हो तो हम उनका एडिशन लेते हैं दोनों चालों का, जिसमें दो चाल होती है, या तो हम उनका यदि कहे सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है आदमी या ट्रेन तो उनका सब्ट्रैक्शन लेते हैं, विपरीत दिशा में उनका एडिशन लेते हैं। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और आदमी की चाल कितनी है जो दौड़ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम चाल निकाल लेंगे 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे हम। उसके लिए हम 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको काट दो, 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 तिया 18। तो ऊपर क्या बना है 11 पंजे 55 अपॉन 3। तो ये चाल आ गई हमारे पास सापेक्ष चाल। टाइम कैसे निकाल लेंगे हम? यहाँ से टाइम निकालने का हम फॉर्मूला जानते हैं। ट्रेन की लंबाई यानी जो दूरी होती है, दूरी को ही लंबाई कहते हैं। ट्रेन की लंबाई अपॉन में सापेक्ष चाल या चाल, इससे टाइम आ जाएगा आपका। टाइम इक्वल होगा, ट्रेन की लंबाई कितनी है 110 मीटर लंबी ट्रेन है और चाल कितनी आई है 55/3। तो ये इधर यहाँ मल्टीप्लाई होगा 110 और ये 3 और ये 55 दूनी 110। तो टाइम कितना आ जाएगा आपका फाइनली? टाइम आ जाएगा आपका 6 सेकंड। यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो वह ट्रेन उसे कितने समय में पार क्रॉस कर जाएगी 6 सेकंड में। वापिस समझते हैं कैसे किया। क्या कह रहा है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है। मान लो ट्रेन जा रही है आपकी इस साइड और व्यक्ति दौड़ रहा है इस साइड। तो हमसे क्रॉसिंग पॉइंट पूछा है उसका किस टाइम क्रॉस करेगी। तो जब भी हमें विपरीत दिशा में कहे तो हम सापेक्ष चाल का एडिशन लेते हैं। यदि सेम ही दिशा में कहे, ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है, आदमी भी इसी दिशा में ही जा रहा है, तो हम इनका डिफरेंस लेते हैं यानी सब्ट्रैक्शन लेते हैं। जबकि इस केस में हम इनका एडिशन लेते हैं इनकी चालों का। तो वही कि आपने यहाँ से 60 किलोमीटर प्रति घंटा
ट्रेन की चाल है 6 किलोमीटर पर आवर्स, आदमी की चाल है तो टोटल कितनी हो गई 66 किलोमीटर पर आवर्स। इसको हमने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ये किस में है आपकी मीटर प्रति सेकंड में। हम जानते हैं टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेन की दूरी बटे चाल, यानी ट्रेन की लंबाई, क्योंकि पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं, तो दूरी कहे या चाल एक ही बात है। ट्रेन की लंबाई कितनी है 110 और चाल कितनी आई है 55/3। यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया 6 सेकंड। ये इसका फाइनल आंसर होगा, नोट डाउन कर लेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव जिसकी शांत जल में 4-15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा की विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमको धारा की चाल बतानी है और शांत जल में धारा की चाल कितनी दी हुई है हमको, x बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा और डायरेक्शन कितनी, डिस्टेंस सॉरी वो कितनी दी हुई है, कितना जाती है 30 किलोमीटर जाती है और वापस आ जाती है। फिर तो फॉर्मूला लगाएंगे d/x प्लस वाई प्लस में डी एक्स माइनस वाई अपॉन इक्वल में टाइम। डिस्टेंस है 30, धारा की चाल है 15 प्लस वाई प्लस 30, 15 माइनस वाई और टाइम कितना दिया हुआ है 4.5 घंटे। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेंगे आप, वो कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। 15 प्लस, जब आप इसको सोल्व करेंगे ना इधर उधर करेंगे तो ये आ जाएगी 5 प्लस में 30 अपॉन 15 माइनस 5, तो ये कितना बनेगा आपके पास 30 और ये 20, ये 30 और ये 10। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये 1.5 ये बन रहा है आपके पास प्लस में 3 ये बन रहा है। ये हो गया आपके 4.5 इतने किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी धारा की चाल। ये इसका फाइनल आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे करना था क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का 8 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर आवर्स की दर से 6 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर पर आवर्स की दर से और 4 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर पर आवर्स की दर से तय करता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है, यानी हमको एवरेज स्पीड निकालनी है क्वेश्चन में। वो कितनी होगी, हम जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस निकालते हैं, कितना चल रहा है वो d1 प्लस d2 प्लस d3, इसको d मान लेंगे क्योंकि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम। तो कितना चला वो डिस्टेंस, पहले चला 8 किलोमीटर, फिर चला 6 किलोमीटर, फिर चला 3 किलोमीटर और फिर चला 4 किलोमीटर। 8 और 6 14, 9 10 14 सॉरी 2 किलोमीटर चला वो। 8 किलोमीटर यहाँ चला, 6 किलोमीटर यहाँ चला, उसके बाद चला 4 किलोमीटर, इतना चला वो। 8 और 6 14 और ये हो जाएगा आपका 18 किलोमीटर। जो टोटल डिस्टेंस आ गई वो तो आ गई है आपकी 18 किलोमीटर। और टाइम दे वो निकालते हैं इनका टाइम। टाइम निकालने के लिए T1 निकाल लेंगे यहाँ से। सबसे पहले T1 कितना चला वो 8 किलोमीटर किस स्पीड से, 4 किलोमीटर की स्पीड से, तो 2 घंटे। तो यहाँ से आ गया T1 की वैल्यू 2 घंटे। उसके बाद चला T2 कैसे निकाल लेंगे, उसके बाद 6 किलोमीटर चला 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 2 घंटे यहाँ से आ गया T2 2 घंटे। और अब T3 निकाल लेंगे। उसके बाद चला 4 किलोमीटर किसकी स्पीड से, 2 किलोमीटर घंटे की स्पीड से, तो 2 घंटे यहाँ से आ गया।
2 घंटे ही हैं, 2 घंटे ही हैं, 2 घंटे ही हैं, तो टोटल कितने घंटे हो गए। एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी आई है हमारे पास 18 किलोमीटर, और टाइम कितना आया हमें 6 घंटे। तो कितनी आ गई एवरेज स्पीड, 6 × 18 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई। औसत चाल आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। आइयो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स में 6 वाइट 2 ब्लैक और 3 रेड गेंद है। यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। इस गेंद के सफेद न होने की प्रायिकता क्या है। हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी वाइट बॉल न आने की। तो उसके लिए क्या करेंगे, अनुकूल परिणाम और अनुकूल परिणाम बटे कुल परिमाण। तो 6 सफेद बॉल है आपके पास, गेंद है, और 2 काली और 3 लाल। तो सफेद ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, हो सकता है आपके पास 2 काली और 3 गेंद आ जाए, यानी कि इन दोनों को ऐड कर देंगे 5, और टोटल परिणाम कितना है, टोटल गेंद कितनी है 6 और 5 11। तो ये आ जाएगी आपके पास व्हाइट बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/11। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था, यह इसका फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये वन शॉट फाइनली आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने जितने भी चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ाए हैं वो सारे आपके कंपटीशन एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पीरियड्स ईयर्स क्वेश्चन में, हर साल यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर किसी का बैकलॉग हो गया हो, यानी कोई क्लास मिस हो गई हो, तो वो इस वन शॉट से अपना टोटल रिवीजन कर सकता है। ये वन शॉट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन लास्ट तक रुका हुआ था, शुरू से लेके लास्ट तक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।